नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं कमल राष्ट्रीय और मैं हूं आपके साथ मानसी जैन। आइए नजर डालते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। पीएम मोदी की अध्यक्षता में नीति आयोग की बैठक आज, तेलंगाना के सीएम केसीआर करेंगे बहिष्कार। अंतरिक्ष में भारत ने भरी नई उड़ान, श्रीहरिकोटा से SSLV D1 रॉकेट किया गया लॉन्च। ममता बनर्जी ने मांगी केंद्रीय मदद की राशि तो शुभेंद्र अधिकारी ने खोला घोटाले का पुलिंदा। मणिपुर में 5 दिनों के लिए इंटरनेट सेवाएं बंद, राज्य में बनी तनावपूर्ण स्थिति। अहमदाबाद के बीच शुरू हुई विमान सेवा, सिंधिया ने किया उद्घाटन। नीति आयोग के शासकीय परिषद की 7वीं अहम बैठक रविवार को राष्ट्रपति भवन के सांस्कृतिक केंद्र में होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस बैठक की अध्यक्षता करेंगे। बैठक में राष्ट्रीय शिक्षा नीति, स्कूली शिक्षा और उच्च शिक्षा के क्रियान्वयन के साथ ही देश को तिलहन दलहन के मामले में आत्मनिर्भर बनाने व शहरी प्रशासन के मामले पर विचार विमर्श होगा। तेलंगाना के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव रविवार को होने वाली नीति आयोग की 7वीं गवर्निंग काउंसिल की बैठक का बहिष्कार करेंगे। राज्यों के प्रति केंद्र की भेदभावपूर्ण प्रवृत्ति के खिलाफ उन्होंने ये कदम उठाया है। इस संबंध में केसीआर ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र भी लिखा। उन्होंने कहा कि मैं विरोध के रूप में दिल्ली में होने वाली नीति आयोग की 7वीं गवर्निंग काउंसिल की बैठक का हिस्सा नहीं बनूंगा। केसीआर ने कहा, राज्यों के साथ केंद्र द्वारा भेदभाव करने और समान भागीदारी के रूप में नहीं मान के विरोध में नीति आयोग की बैठक में शामिल होने का कोई औचित्य नहीं है। वहीं नीति आयोग ने कहा, नीति आयोग के गवर्निंग काउंसिल की बैठक में तेलंगाना के मुख्यमंत्री के नहीं शामिल होने का फैसला दुर्भाग्यपूर्ण है। आयोग ने कहा, नीति आयोग की टीम केसीआर से हैदराबाद में मिली थी और राज्य के विकास के महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा की थी। इसके बाद से नीति आयोग की ओर से बैठक के अनुरोधों पर सीएम ने जवाब नहीं दिया। नीति आयोग के मुताबिक पिछले 4 वर्षों में भारत सरकार ने तेलंगाना राज्य के लिए जल जीवन मिशन के तहत 3,982 करोड़ रुपए आवंटित किए, लेकिन राज्यों ने केवल 200 करोड़ रुपए निकालने का फैसला किया। इसके अलावा 2014 और 15 से 2021 से 22 के दौरान PMKSY AIBP CADWM के तहत तेलंगाना को 1,195 करोड़ रुपए जारी किए गए। नीति आयोग ने कहा कि ये दुर्भाग्यपूर्ण है कि मुख्यमंत्री तेलंगाना ने नीति आयोग की गवर्निंग काउंसिल की बैठक में भाग नहीं लेने का फैसला किया। गवर्निंग काउंसिल एक ऐसा मंच है जहां सर्वोच्च राजनीतिक नेतृत्व विकास संबंधी मुद्दों पर विचार विमर्श करता है और राष्ट्रीय विकास के लिए उचित समाधान पर सहमत होता है। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन ने रविवार को अपने पहले स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल SSLV D1 को आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा से लॉन्च कर नया इतिहास रच दिया है। SSLV D1 750 छात्रों द्वारा निर्मित सैटेलाइट आजादी सेट और पृथ्वी अवलोकन उपग्रह को भी अपने साथ ले गया। बता दें कि 110 किलो वजनी SSLV 3 स्टेज का रॉकेट है, जिसके सभी हिस्से सॉलिड स्टेज के हैं। इसे महज 72 घंटों में असेंबल किया जा सकता है, जबकि बाकी लॉन्च व्हीकल को रिबंध और महीने लग जाते हैं। माइक्रो श्रेणी के EOS 02 उपग्रह में इंफ्रारेड बैंड में चलने वाले और हाई स्पेशल रेजोल्यूशन के साथ आने वाले आधुनिक ऑप्टिकल रिमोट सेंसर्स दिए गए हैं और इसका वजन 142 किलोग्राम है। EOS 02 10 महीने के लिए अंतरिक्ष में काम करेगा। वहीं आजादी सेट 8 किलो का क्यूबेट सेट है। इसमें 50 ग्राम औसत वजन के 75 उपकरण हैं। इन्हें ग्रामीण भारत के सरकारी स्कूलों के छात्रों ने आजादी की 75वीं वर्षगांठ पर इसरो के वैज्ञानिक की मदद से बनाया है। वहीं स्पेस किड्स इंडिया के विद्यार्थियों की टीम ने धरती पर प्रणाली तैयार की जो उपग्रह से डाटा रिसीव करेगी। ये सैटेलाइट नई तकनीक से लैस है जो कि फॉरेस्टिक, एग्रीकल्चर, जियोलॉजी और हाइड्रोलॉजी जैसे क्षेत्रों में काम करेगा। SSLV रॉकेट की लॉन्चिंग से PSLV छोटे सैटेलाइट के लोड से मुक्त हो जाएगा, क्योंकि वह सारा काम अब SSLV करेगा। ऐसे में PSLV को बड़े मिशन के लिए तैयार किया जाएगा। भविष्य में बढ़ते
स्मॉल सैटेलाइट मार्केट और लॉन्चिंग को देखते हुए SSLV-D1 कारगर साबित होने वाला है। इसकी लॉन्चिंग के बाद से विदेशों में भी इसकी मांग बढ़ जाएगी। एक दिन पहले ही बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से केंद्रीय कोष से 1 लाख करोड़ रुपए की मांग की थी। अगले ही दिन राज्य के नेता ने प्रतिपक्ष शुवेंद्र अधिकारी ने घोटाले का पुलिंदा खोल दिया। उन्होंने प्रधानमंत्री को 5 पृष्ठ का पत्र लिखकर दावा किया कि मनरेगा सहित केंद्र की कई योजनाओं को पश्चिम बंगाल सरकार के क्षेत्रीय नेताओं ने अपने लिए पैसा छापने की मशीन में बदल दिया है। शुवेंद्रु ने कहा कि मनरेगा फंड से हजारों एकड़ जमीन पर पौधारोपण, मैंग्रोव बढ़ाने व अन्य फलदार पौधे रोपने का फर्जी दावा सरकार ने किया। जांच हुई तो कहा गया कि यास और अम्फान चक्रवात में पौधे बह गए। प्राकृतिक रूप से उगे पेड़ों को भी मनरेगा में लगाए गए पेड़ बताया गया। अधिकारियों के आरोप पर केंद्र बंगाल सरकार से जल्द ही जवाब मांग सकती है। अधिकारी ने कुलतली विधानसभा के जॉयनगर 2 में ब्लॉक का उदाहरण दिया, जहां 2 साल से मनरेगा में पौधारोपण हो रहा है। इस पर 54.74 करोड़ रुपए खर्च होने का दावा किया गया। सच्चाई ये है कि बिना एक भी पौधा लगाए सत्ताधारी पार्टी के क्षेत्रीय नेता पैसा ले रहे हैं, तो बीडीओ स्तर के प्रशासनिक अधिकारी अपना कमीशन बना रहे हैं। अधिकारी ने कहा कि ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा आवंटित राशि में राज्य सरकार गबन कर रही है, इसे दूसरी जगह डाइवर्ट करवा रही है। केंद्रीय योजनाओं का नाम तक बदलकर अपने नाम दे रही हैं। जब केंद्रीय टीमें निरीक्षण कर रही हैं तो रातों रात सही नाम लिखवाए जा रहे हैं और घपले के साक्ष्य छिपाए जा रहे हैं। कोविड महामारी में खरीद घोटाले का उल्लेख कर अधिकारी ने कहा कि राज्यपाल ने राज्य सरकार की जांच रिपोर्ट कई बार मांगी, जो आज तक नहीं दी गई। ये घोटाला 2000 करोड़ रुपए के चिकित्सा उपकरण खरीद से जुड़ा है। मणिपुर के विष्णुपुर में 3 से 4 युवकों द्वारा एक वैन में आग लगने की घटना के बाद राज्य में तनावपूर्ण स्थिति उत्पन्न हो गई है। इसके बाद राज्य सरकार ने पूरे राज्य में 5 दिन के लिए इंटरनेट सेवाओं को बंद कर दिया है। बताया जा रहा है कि वैन को फूंकने वाले युवक एक विशेष समुदाय के थे, जिसके बाद से पूरे राज्य में सांप्रदायिक स्थिति तनावपूर्ण हो गई है। इसके अलावा प्रशासन ने चुराचंदपुर और विष्णुपुर में अगले 2 महीने के लिए धारा 144 भी लगा दी है। गृह मंत्रालय की ओर से जारी किए गए आदेश में कहा गया कि शनिवार को दोपहर 3:30 बजे पोंजोकचो इकाई अगवांग लेकाई में एक जलती हुई वैन मिली। इस वैन को कथित तौर पर 3-4 युवकों ने आग लगा दी। वह युवक एक विशेष समुदाय से आते थे। इसके बाद से सोशल मीडिया के माध्यम से लोगों को भड़काने के लिए तरह तरह के मैसेज वायरल होने लगे। इसके बाद मोबाइल इंटरनेट में सेवाओं को बाधित कर दिया गया। वहीं लोगों से अपील की गई कि वे अफवाहों पर ध्यान न दें। आकाशा एयरलाइन की पहली कमर्शियल विमान सेवा आज से शुरू हो गई है। केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य एम सिंधिया ने रविवार को आकाशा एयर की मुंबई अहमदाबाद उड़ान का उद्घाटन किया। इससे पहले शुक्रवार को शेयर बाजार के दिग्गज राकेश झुनझुनवाला ने कहा था कि अपनी पहली विमान सेवा के लिए वे बोइंग 737 मैक्स एयरक्राफ्ट का इस्तेमाल करेंगे। आकाशा एयर ने एक बयान जारी कर कहा कि उसने 28 साप्ताहिक उड़ानों के लिए टिकटों की बिक्री शुरू कर दी। ये उड़ान 7 अगस्त से मुंबई और अहमदाबाद के बीच संचालित किए जाएंगे। इसके साथ ही 28 साप्ताहिक उड़ान 13 अगस्त से बेंगलुरु और कोची रूट पर संचालित किए जाएंगे। उनकी टिकटों की बिक्री भी शुरू कर दी जाएगी। आकाशा एयर ने बताया कि वह 2 737 मैक्स विमानों के साथ अपना वाणिज्य परिचालन शुरू करेगा। आकाशा के अनुसार बोइंग ने उन्हें एक मैक्स विमान की डिलीवरी दे दी है और दूसरे विमान की डिलीवरी इसी महीने के अंत तक होने वाली है। आकाशा एयर के सह संस्थापक और चीफ कमर्शियल ऑफिसर प्रवीण अय्यर ने कहा कि हम एकदम नए बोइंग 737 मैक्स विमान का इस्तेमाल करते हुए मुंबई और अहमदाबाद के बीच उड़ानों का परिचालन शुरू कर एयरलाइन की कमर्शियल सेवाओं की शुरुआत करेंगे। प्रवीण अय्यर ने कहा कि हम अपने नेटवर्क विस्तार की योजना को अमली जामा पहनाने के लिए चरणबद्ध दृष्टिकोण अपनाएंगे। हम धीरे धीरे एक के बाद एक करके
और अधिक शहरों के बीच अपनी विमान सेवाएं शुरू करेंगे। हमारी योजना हर महीने अपने बड़े बड़े 2 विमान जोड़ने की है। आपको बता दें कि नागरिक उड्डयन महानिदेशालय की ओर से अगस्त 2021 में आकाशा एयर के मैक्स विमान को हरी झंडी मिली थी। इसके बाद एयरलाइन कंपनी ने पिछले साल 26 नवंबर को विमान निर्माता कंपनी बोइंग के साथ 72 मैक्स विमान खरीदने के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किया था। फिलहाल वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द लौटेंगे। आजादी के अमृत काल में देश ने 200 करोड़ वैक्सीन डोज का असाधारण लक्ष्य प्राप्त कर आजादी के 75 साल के महोत्सव को यादगार बना दिया है। 200 करोड़ वैक्सीन डोज सिर्फ एक आंकड़ा नहीं है, ये भारत के सामर्थ्य का प्रतिबिंब है, इतिहास के नए अध्याय की रचना है। ये कुशल नेतृत्व और हम भारतीयों के संकल्प की सिद्धि है। भारत का वैक्सीनेशन अभियान सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास का सबसे जीवंत उदाहरण है। गरीब, अमीर, गांव, शहर, दूर सुदूर देश का एक ही मंत्र रहा कि अगर बीमारी भेदभाव नहीं करती तो वैक्सीन में भी भेदभाव नहीं हो सकता। ये अवसर सिर्फ 200 करोड़ टीकाकरण के जश्न का नहीं है, ये जश्न है आत्मनिर्भर होते भारत का। ये जश्न है हमारे डॉक्टरों, हेल्थ वर्कर्स के समर्पण के प्रति सम्मान का। ये जश्न है हमारे वैज्ञानिकों और वैक्सीन उत्पादन में लगे कर्मवीरों को आभार जताने का। ये मौका है हमारी आशा और आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं की कर्मशीलता को सलाम करने का। ये जश्न भारत के कुशल नेतृत्व के प्रति सम्मान प्रदर्शित करने का भी है। कुशल नेतृत्व और हम भारतीयों के संकल्प का ही परिणाम है कि भारत कोरोना के खिलाफ लड़ाई में मजबूती से खड़ा है। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। गोरखपुर में ड्रग विभाग ने शनिवार की देर रात छापा मारकर संत कबीर नगर, गोरखपुर और बिहार बॉर्डर से 2 करोड़ रुपए की कीमत की दवाएं पकड़ी हैं। बताया जा रहा है कि दवाएं गलत तरीके से कोलकाता ले जाई जा रही थी। पकड़ी गई दवाओं को छोड़ने के लिए 15 लाख रुपए भी घूस के भिजवाए गए थे,
जिसे ड्रग्स विभाग ने जब्त कर लिया। ड्रग माफिया की गाड़ी भी जब्त हुई है। एक आरोपी भी गिरफ्तार किया गया है। ड्रग्स विभाग वाराणसी के आयुक्त नरेश मोहन ने कहा कि मामले के पीछे बड़े ड्रग माफिया का हाथ हो सकता है। ड्रग्स विभाग वाराणसी के आयुक्त नरेश मोहन की अगुवाई में शनिवार को एक साथ 3 जगह छापे मारे गए थे। आयुक्त ने बताया कि संत कबीर नगर से फेरिडेंस्टल सिरप और अल्प्राप्रोल्जल और कोडीन, ट्रामाडॉल एंड लुबिजेसिक पेंटोसिक की 900 पेटी दवाएं मिली थी। इनमें से कुछ का इस्तेमाल नशे के रूप में होता है। सारी दवाएं आगरा से एक कंटेनर में लाद कर भेजी गई थी। इसी तरह गीड़ा की एक फैक्ट्री में भी प्रतिबंधित दवाएं बरामद की गई। गीड़ा में बने एक गोदाम से भी दवाएं बरामद की गई। आयुक्त ने बताया कि एक ट्रक में लाद कर दवाएं कोलकाता भेजी जा रही थी। इसे उत्तर प्रदेश के अंतिम टोल प्लाजा पर पकड़ा गया। इस मामले में कड़ी कार्रवाई की जाएगी। मामले की जांच जारी है। 4 लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ के लिए भेजा गया है। बताया जा रहा है कि बिना ई-वे बिल के ही दवाएं भेजी जा रही थी। देश के कई राज्यों में मानसून की बारिश ने तेज रफ्तार पकड़ ली है। ये बारिश जहां कुछ क्षेत्रों में लोगों को राहत दे रही है, तो वहीं कई इलाकों में कहर ढा रही है। इस आसमानी आफत के कारण कई लोगों का जीवन भी दिक्कत हो गया है। भारतीय मौसम विभाग ने एक बार फिर से आने वाले 4 दिनों के लिए उन राज्यों के लिए एक अलर्ट जारी किया है जहां तेज तूफान के साथ भारी बारिश हो सकती है। मौसम विभाग के अनुमान के मुताबिक गुजरात, छत्तीसगढ़, गोवा, कोंकण, मराठवाड़ा, विदर्भ, तेलंगाना, तटीय और उत्तरीय कर्नाटक, तटीय आंध्र प्रदेश और केरल में 7 से लेकर 10 अगस्त तक भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। इन क्षेत्रों के नागरिकों को सावधान रहने के लिए कहा गया है। वहीं पश्चिम उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश में भी बारिश का अलर्ट है। मौसम विभाग ने उत्तर प्रदेश के नोएडा, गाजियाबाद, कौशाम्बी, मेरठ, आगरा, मथुरा, अलीगढ़, बहराइच, वाराणसी, प्रयागराज, संत कबीर नगर, गोरखपुर, झांसी, इटावा, बलिया, गोरखपुर, मैनपुरी, एटा, औरैया और अमरोहा में बारिश की संभावना जताई है। बिहार के पटना, जहानाबाद, नवादा, जमुई, शेखपुरा, लखीसराय, बेगूसराय, खगड़िया, मुंगेर, भागलपुर और बांका जिले में कहीं-कहीं हल्की बारिश हो सकती है। उड़ीसा, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में 6 से 9 अगस्त के बीच तेज बारिश का अलर्ट है। वहीं पश्चिम बंगाल में 6 से 7 अगस्त के मध्य से तेज बारिश का अनुमान जताया गया है। वहीं झारखंड में अगले 6 दिनों तक बारिश के आसार हैं। मौसम विभाग के मुताबिक 7 से 11 अगस्त तक राज्य में बारिश होगी। इसमें कहा गया कि 6 अगस्त को राज्य में कई जगहों पर हल्के से मध्य दर्ज की वर्षा की संभावना है। बर्मिंघम में राष्ट्रमंडल खेलों में कुश्ती में भारतीय पहलवानों का कमाल जारी है। 9वें दिन कुश्ती में भारत ने कुल 6 पदक जीते। इनमें 3 स्वर्ण और 3 कांस्य पदक शामिल हैं। वहीं 8वें दिन भी कुश्ती में भारत ने 3 स्वर्ण समेत 6 पदक जीते थे। ऐसे में कुश्ती में भारत के कुल पदकों की संख्या 12 हो गई है। इनमें 6 स्वर्ण, 1 रजत और 5 कांस्य पदक शामिल हैं। भारतीय कुश्ती टीम ने स्वर्ण के मामले में 2018 गोल्ड कोस्ट राष्ट्रमंडल खेलों को पीछे छोड़ दिया है। 2018 में भारत ने कुश्ती में 5 स्वर्ण जीते थे। वहीं बॉक्सिंग में भी भारतीय एथलीट्स का जलवा जारी है। 9वें दिन भारत के 4 मुक्केबाज फाइनल में पहुंचकर कम से कम रजत पक्का कर लिया है। वहीं रोहित टोकस, मोहम्मद हुसैन और जैस्मिन सेमीफाइनल में हार गए और कांस्य पदक अपना नाम कर लिया। बैडमिंटन में पुरुषों और महिलाओं के सिंगल्स में पीवी सिंधु और किदाम्बी श्रीकांत और लक्ष्य सेन सेमीफाइनल में पहुंच गए। वहीं मेंस डबल्स में चिराग शेट्टी की जोड़ी और सेमीफाइनल में पहुंच गई। टेबल टेनिस में श्रीजा अकुला रविवार को महिला सिंगल्स के ब्रॉन्ज मेडल के मैच में उतरेंगी। राजधानी देहरादून सहित उत्तराखंड के कई राज्यों में बारिश होने की आशंका है। पहाड़ों पर बारिश से आवाजाही मुश्किल हो गई है। बद्रीनाथ हवाई पागल नाला में खतरनाक बना हुआ है। भारी बारिश निर्माणाधीन मल्ली टंकड़ी सड़क पर टनों का मलबा हाईवे पर आ गया है। वहीं गंगोत्री हाईवे सुक्की नाले में उफान आने पर 5 से जगह बंद हो गई हैं, जिसके चलते यहां कई यात्री फंस गए हैं।
हाईवे पर मलबे से बार बार यातायात बाधित हो रहा है। बद्रीनाथ धाम और हेमकुंड साहिब जाने वाले तीर्थ यात्रियों को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। मलबे से हाईवे पर हाल ही में निर्मित मोटर पुल को भी खतरा बना हुआ है। NHAI DSL के अधिकारियों ने जिला प्रशासन से शिकायत की है और कहा है कि शीघ्र ही मलबा हटवाने का अनुरोध किया। गंगोत्री हाईवे सुक्की नाले के उफान पर आने से 5 जगह बंद हो गई, जिसके चलते हाईवे के दोनों ओर बड़ी संख्या में यात्री वाहन फंसे हुए हैं। यहां BRO की ओर से हाईवे खोलने के लिए मशीनें लगाई गई हैं। भारी यात्रा में आए मलबे व बोल्डर के कारण शनिवार को हाईवे पर दिन भर वाहनों की आवाजाही नहीं हो सकी। बीते शुक्रवार मध्यरात्रि को मूसलाधार बारिश के चलते गंगोत्री हाईवे पर सुक्की नाला उफान पर आ गया, जिससे सुक्की के 7 में से 5 बैंड मलबा व बोल्डर आने से बंद हो गए। सूचना पर BRO की टीम ने हाईवे को खोलने के लिए मशीनें लगाई। हाईवे पर भारी मात्रा में मलबा व बोल्डर गिरने से शनिवार को हाईवे नहीं खोला जा सकता। इससे गंगोत्री दर्शन कर लौटने वाले और उत्तरकाशी की ओर से गंगोत्री जाने वाले वाहन फंसे हुए हैं। जिला आपदा प्रबंधन अधिकारी देवेंद्र पटवाल ने बताया कि हाईवे सुक्की टॉप के पास भूस्खलन के कारण अवरुद्ध है। उक्त स्थान पर BRO मार्ग पर बोल्डर हटाने में जुटा हुआ है। देश में कोरोना संक्रमण के मामलों में उतार चढ़ाव जारी है। रविवार को केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से जारी किए गए आंकड़ों के मुताबिक पिछले 24 घंटों में कोरोना के 18,738 नए मरीज मिले हैं, जबकि एक दिन पहले 19,406 नए मामले सामने आए थे। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया कि अब तक देश में सक्रिय मरीजों की संख्या बढ़कर 1,34,933 हो गई है। अधिकारियों ने बताया कि कुल कोरोना मरीजों के मुकाबले सक्रिय मरीज 0.31% हैं। देश में पिछले 24 घंटों में कोरोना की वजह से 40 लोगों की मौत हुई। इसमें केरल में हुई 8 पुरानी मौतों को भी जोड़ा गया है। इसी के साथ देश में कोरोना से होने वाली मौतों का आंकड़ा अब 5,26,679 पहुंच गया है। पिछले 24 घंटों में 9 मौतें महाराष्ट्र, 4 मौतें छत्तीसगढ़ और पश्चिम बंगाल में 3, मणिपुर और 2 मध्य प्रदेश, वहीं बिहार और दिल्ली, हिमाचल प्रदेश, झारखंड, कर्नाटक, केरल, मेघालय, उड़ीसा, पंजाब व त्रिपुरा में 1-1 मौत हुई। देश में एक बार फिर दैनिक संक्रमण दर 5% के पार पहुंच गई है। अधिकारियों के मुताबिक दैनिक संक्रमण दर 5.2% रही, वहीं साप्ताहिक दर 4.63% है। इसके अलावा रिकवरी रेट 98.50% है। फिलहाल अभी वक्त हो चला है छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे। अमृत महोत्सव में हर दिल है देश प्रेम से रंगा। आओ हम सब मिलकर फहराएं हर घर तिरंगा। देश की आन बान शान है तिरंगा, हर भारतवासी की पहचान है तिरंगा। थाम कर हाथों में हाथ, नए भारत के निर्माण की अलख जगाएं। देकर एक दूजे का साथ, हर शहर हर गांव हर घर तिरंगा फहराएं। तिरंगा यूं ही सदा शान से लहराता रहे, दिल यूं ही आजादी के गीत गाता रहे। हम सबका जोशे जुनू है तिरंगा, हर देशवासी की पहचान है तिरंगा। आओ अपने तिरंगे को घर लेकर आएं, इस बार हर घर तिरंगा फहराएं। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है।
सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ ने शनिवार को कहा कि दूसरों के विचारों के प्रति सहनशील होने का अर्थ ये नहीं कि किसी व्यक्ति को नफरत फैलाने वाले विचार को भी मानना चाहिए। गुजरात नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी के दीक्षांत समारोह में उन्होंने स्नातक हो रहे छात्रों से अपील की कि वे अपनी अंतरात्मा और निचारता वजह से अपनी राह बनाएं। वीडियो लिंक के जरिए संबोधन में जस्टिस चंद्रचूड़ ने कहा कि अल्प यदाशत वाली सोशल मीडिया की दुनिया ये याद रखने में मददगार है कि हमारे द्वारा किए गए बहुत से काम का दीर्घावधि में असर होगा और हमें दैनिक आधार पर होने वाले विचलन से चिंतित नहीं होना चाहिए। जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ ने कहा, वोल्टेयर की मशहूर उक्ति है, तुम्हारे कथन में से सहमत नहीं, लेकिन तुम्हारी बोलने के अधिकार की मैं मरते दम तक रक्षा करूं, और ये उक्ति निश्चित रूप से हमारे जीवन में शामिल होनी चाहिए। गलतियां करना, दूसरों की राय को स्वीकारना और उसके प्रति सहनशील होने का अर्थ अंत अनुसरण नहीं है, और इसका अर्थ ये भी नहीं है कि हमें हेट स्पीच के खिलाफ नहीं खड़ा होना चाहिए। भारतीय सेना आपसी संचार और हाई स्पीड डाटा नेटवर्क के लिए बॉर्डर पर 5G नेटवर्क स्थापित करेगी। इससे रणभूमि में वे और बेहतर सामंजस्य से सैन्य ऑपरेशन अंजाम दे सकेंगे। वास्तविक नियंत्रण रेखा पर चीनी सेना ने पहले ही 5G नेटवर्क स्थापित करना शुरू कर दिया। सूत्रों के अनुसार चूंकि 5G के नेटवर्क में हाई बैंडविड्थ और लेटेंसी में आपसी में संपर्क के लिए न्यूनतम से युक्त कनेक्टिविटी मिलती है, इसका उपयोग किसी ऑपरेशन के दौरान मिशन से जुड़े महत्वपूर्ण संपर्क व संचार के लिए सैनिक कर सकते हैं। आने वाले समय में रणभूमि में इसका उपयोग बढ़ेगा। 5G के रक्षा सेवाओं में उपयोग को समझाने के लिए ज्वाइंट सर्विस स्टडी करवाई गई। ये स्टडी सेना की सिंगल क्रॉप ने अंजाम दी। एक रोड मैप तैयार किया। यह बताता है कि रक्षा बलों के लिए 5G को किस प्रकार सेना में शामिल किया जा सकता है। हाल ही में IIT मद्रास और मिलिट कॉलेज ऑफ द टेलीकम्युनिकेशन इंजीनियर के बीच हाल में एक AMU किया गया। इसमें 5G उपकरणों के परीक्षण किए जाएंगे। इसके जरिए 5G के सैनिकों द्वारा सैन्य उपयोग को भी समझा जा सकेगा। 1.1 करोड़ 50 लाख रुपए में 51,236 मेगावाट स्पेक्ट्रम 4 दूरसंचार कंपनियों को बेचिए। कुल स्पेक्ट्रम का 71% है। सेना के लिए ये 5G नेटवर्क कई प्रकार से फायदेमंद साबित हो सकता है। सीमा पर निगरानी, आपात स्थिति में चिकित्सा के लिए टेलीमेडिसिन सेवाएं लेने, ड्रोन के नियंत्रित करने और सैनिकों के प्रशिक्षण के दौरान ऑगमेंट रियलिटी चढ़ाकर और वर्चुअल रियलिटी बनाने में इसका उपयोग हो सकेगा। अपनी क्षमताओं को बढ़ाने के लिए भारतीय सेना ने उत्तरी और पश्चिमी सीमाओं पर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस प्रणाली की तैनाती की है। सूत्रों ने कहा है कि सेना इसका इस्तेमाल रियल टाइम सोशल मीडिया निगरानी, पैटर्न की पहचान और प्रतिकूल कार्रवाई की भविष्यवाणी पर नजर रखने के लिए कर रही है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पी चिदंबरम ने देश के कानून व्यवस्था पर सवाल उठाया। पी चिदंबरम ने शनिवार को आरोप लगाया कि देश में कानूनी व्यवस्था विकृत है। बिना परीक्षण या जमानत के केवल गरीब ही जेल में तड़प रहे हैं। उन्होंने राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो के आंकड़ों का हवाला देते हुए कहा कि अधिकांश विचाराधीन कैदी गरीब हैं और उत्पीड़न वर्गों से हैं। उम्मीद है कि सुप्रीम कोर्ट के नवीनीत आदेश से ऐसे लोगों को कुछ राहत मिलेगी। चिदंबरम ने ट्वीट कर कहा कि NCRB के आंकड़ों के अनुसार सभी कैदियों में से 76% विचाराधीन हैं। विचाराधीन कैदियों में से 27% निरक्षर हैं। 41% 10वीं पास भी नहीं है। इसका क्या मतलब है? अधिकांश विचाराधीन कैदी गरीब और सबसे अधिक संभावना है कि ये उत्पीड़न वर्गों के बीच से हैं। उन्होंने कहा कि कानूनी व्यवस्था इतनी विकृत है कि बिना परीक्षण और जमानत के केवल गरीब ही जेल में तड़पते हैं।
पूर्व केंद्रीय मंत्री ने कहा कि जम्मू कश्मीर में विचाराधीन कैदियों का अनुपात 91% है। चिदंबरम ने कहा कि मुझे यकीन है कि उनमें से ज्यादा हिंसा भड़काने या इसमें शामिल होने के आरोप में जेल में बंद हैं, जो अभी तक अप्रमाणित हैं। ऐसे में ये देखना होगा कि सुप्रीम कोर्ट के नवीनतम आदेश से इन गरीब असहाय कैदियों को राहत मिलती है या नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को कहा था कि जेलों में बंद रिहाई और अदालतों में आपराधिक मामलों के बोझ को कम करने के लिए कुछ आउट ऑफ द बॉक्स सोच की आवश्यकता है। सुप्रीम कोर्ट ने आजादी का अमृत महोत्सव को लेकर सरकार से ऐसे विचाराधीन कैदियों को रिहा करने की सलाह दी, जिन्होंने अपनी सजा का एक बड़ा हिस्सा जेल में बिताया। न्यायालय ने कहा कि इससे जेलों में कैदियों के दबाव कम होने के साथ साथ निचली अदालतों में लंबित मामलों के बोझ भी कम होंगे। राजग उम्मीदवार जगदीप धनखड़ देश के 14वें उपराष्ट्रपति का चुनाव जीत गए। शनिवार को हुए मतदान के बाद आए नतीजों में उन्होंने विपक्ष की उम्मीदवार मार्गरेट अल्वा को 346 वोटों के बड़े अंतर से मात दी। धनखड़ को 528 जबकि अल्वा को महज 182 वोट हासिल हुए। मतदान में 55 सांसदों ने हिस्सा नहीं लिया, जबकि 15 सांसदों के मत अवैध घोषित किए गए। धनखड़ को कुल डले वोट का करीब 53% हिस्सा प्राप्त हुआ, जबकि अल्वा को 25% वोट मिले। शेष मत अवैध घोषित किए गए। मतगणना के बाद लोकसभा महासचिव उत्पल कुमार सिंह ने बताया कि इस चुनाव में दोनों सदनों के कुल 780 सांसदों में से 725 ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया। जिन 55 सांसदों ने मतदान में हिस्सा नहीं लिया, उनमें तृणमूल के 34 सांसद शामिल हैं। इसके अलावा भाजपा, सपा, शिवसेना के 2-2 सांसदों और बसपा के 1 सांसद में मतदान में हिस्सा नहीं लिया। जिन 725 सांसदों ने मताधिकार का प्रयोग किया, उनमें से 15 सांसदों के मत अवैध पाए गए। चुनाव में 93% सांसदों ने मताधिकार का इस्तेमाल किया। देश के उपराष्ट्रपति पद पर जगदीप धनखड़ की शानदार जीत के लिए हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं। बीएसपी ने व्यापक जनहित और अपनी मूवमेंट को ध्यान में रखकर उन्हें अपना समर्थन दिया था। उम्मीद है कि वे अपनी संवैधानिक जिम्मेदारियों को पूरी तरह से निभाने का भरसक प्रयास जरूर करेंगे। इससे पहले पीएम ने जीत के बाद जगदीप धनखड़ से मिलकर उन्हें बधाई दी। पीएम के अलावा कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी और राहुल गांधी ने भी धनखड़ को बधाई दी। वहीं परिणाम आने के बाद विपक्ष की उम्मीदवार अल्वा ने धनखड़ को जीत की बधाई दी। उन्होंने ट्वीट किया, धनखड़ को बधाई। मैं विपक्ष के सभी नेताओं और सभी दलों के सांसदों को धन्यवाद देती हूं, जिन्होंने इस चुनाव में मुझे वोट दिया। भारत ने वेस्टइंडीज को चौथे T20 में 69 रन से हरा दिया। इस जीत के साथ ही भारत ने 5 मैचों की T20 सीरीज में 3-1 की अजय बढ़त बना ली है। वहीं रोहित शर्मा की कप्तानी में ये भारत की लगातार 8वीं सीरीज की जीत है। इस सीरीज से पहले टीम इंडिया उनकी कप्तानी में न्यूजीलैंड के खिलाफ T20 सीरीज, वेस्टइंडीज के खिलाफ वनडे और T20 सीरीज, श्रीलंका के खिलाफ टेस्ट और T20 सीरीज, इंग्लैंड के खिलाफ वनडे और T20 सीरीज जीत चुकी। टॉस हारकर पहले बल्लेबाजी करते हुए भारत ने 20 ओवर में 5 विकेट गंवाकर 191 रन बनाए। ऋषभ पंत ने सबसे ज्यादा 44 रन की पारी खेली। जवाब में वेस्टइंडीज की टीम ने 19.1 ओवर में 132 रन पर सिमट गई। विंडीज के लिए सबसे ज्यादा रन कप्तान निकोलस पूरन और रोबन पॉलिन ने संयुक्त रूप से बनाए। दोनों ने 24-24 रन की पारी खेली। वहीं भारत की ओर से अर्शदीप सिंह ने सबसे ज्यादा 3 विकेट लिए। पहले बल्लेबाजी करते हुए भारतीय टीम की शुरुआत अच्छी रही। फिलहाल अभी इस बुलेटिन में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।